हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सामान्य अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, भारत में जो कार्यकारी प्रमुख होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है कार्यपालिका। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है या सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेवार होता है। ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया कौन होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री। यानी कि फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार पूछ रहा है। आपका सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान यानी मालिक, मुखिया, हेड कौन होता है? तो कौन होता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री होता है। यानी भारत के प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप लोग समझिए रहे हैं। आपका चौथा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? यानी प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है किस अनुच्छेद, आर्टिकल के अनुसार? ये सवाल है फ्रेंड्स। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यानी पहला विकल्प अनुच्छेद 75, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 76, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 95, चौथा विकल्प है अनुच्छेद 370। इन चारों ऑप्शन या चारों विकल्प में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 75। यानी अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल में दर्शाया गया है, जो आप लोगों को याद रखना है। आपका 5वां प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है तो संवैधानिक प्रधान या मुखिया कौन होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि आप लोगों से भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री है तो संवैधानिक प्रमुख या प्रधान या मुखिया हेड कौन है। यानी संविधान की बात आवे तो राष्ट्रपति और कार्य करने की बात आवे तो प्रधानमंत्री का नाम आता है। ठीक है। आपका छठा प्रश्न है, किसी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख या प्रधान मुखिया कौन होता है। यहाँ राज्य की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि किसी भी राज्य यानी किसी भी स्टेट का कार्यपालिका का प्रमुख, प्रधान कहिए चाहे मुखिया कहिए, कौन होता है। तो राज्य में कार्यपालिका का जो प्रधान होता है ना फ्रेंड्स, वो राज्यपाल होता है, जिसको गवर्नर भी बोलते हैं। मुख्यमंत्री नहीं होता है, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं होगा समझे। कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल यानी गवर्नर को माना गया है स्टेट में, राज्य में, समझे। आपका 7वां प्रश्न है, भारत के ओडिशा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह देव द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है नरसिंह देव तृतीय, चौथा ऑप्शन है सम्राट अशोक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नरसिंह देव प्रथम। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन भी छिपा हुआ है और आंसर भी छिपा हुआ है कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। देखिए पूछेगा आपसे कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में है। अगर राज्य रहेगा तो ऑप्शन ये देना जवाब। अगर शहर का नाम रहे तो कोणार्क देना है। उड़ीसा में कहाँ, तो कोणार्क में। यानी सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में है और कोणार्क एक जगह है, स्थित है, वहाँ है फ्रेंड्स। ठीक है। और उसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आपका 8वां प्रश्न है, वर्तमान में चार मीनार किस राज्य में और कहाँ स्थित है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश कुल्लूपुर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना हैदराबाद। आपका सवाल है फ्रेंड्स कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में चार मीनार किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में है। और कहाँ है, तो हैदराबाद शहर में है। ठीक है। आपका 9वां प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी कौन था। यानी क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है हरिहर और बुक्का। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार। कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के देहांत के बाद या राजगद्दी को त्यागने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है, वंशज होता है, वो बिंदुसार था। बिंबिसार नहीं फ्रेंड्स, बिंदुसार। आपका 10वां प्रश्न है, मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है हरिहर और बुक्का। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सम्राट अशोक। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में कहा गया था फ्रेंड्स कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उसका उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन था बिंदुसार। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मौर्य वंश के शासक है बिंदुसार, तो उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सम्राट अशोक हुए। एक सिलसिलेवार ढंग से हो रहा है फ्रेंड्स। आपका 11वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन विदेशी रहता था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था? यानी देखिए फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन है इसमें। क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से विदेशी रहते थे जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी वो कौन सा व्यक्ति था? 2 सवाल है। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अलबरूनी, दूसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन है हेरोडोटस, चौथा ऑप्शन है हेनसांग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेगास्थनीज। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ये विदेशी थे जो उनके दरबार में आए हुए थे, और ये जो थे ना फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। समझे, ये भी क्वेश्चन है। एक पूछा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत है? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। ठीक है, या पूछेगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज है। आपका 12वां प्रश्न है, विदेशी नागरिक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंडिका, दूसरा ऑप्शन है किताब उल हिंद, तीसरा ऑप्शन है हिस्टोरिका, चौथा ऑप्शन है रेहला नामक पुस्तक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंडिका। यानी कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था फ्रेंड्स, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आपका 13वां प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्टोपस, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, तीसरा ऑप्शन है एंथ्रोपोड्स, चौथा ऑप्शन है कंगारू। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ना फ्रेंड्स, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, यानी एक ही सेल होता है उसके अंदर। समझे, एक कोशिकीय यानी एक सेल। आपका 14वां प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये बता दिया है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये भी कह रहा है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक यानी मेडिसिन है, दवा है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आंसर है इसमें। लेकिन पूछ रहा है कहाँ से प्राप्त होता है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समुद्री जीव ऑक्टोपस से, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ से, तीसरा ऑप्शन है एंथ्रोपॉड से, चौथा ऑप्शन है पेनिसिलियम नामक
कवक से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पेनिसिलियम नामक कवक से। यानी कि पेनिसिलिन का जो आविष्कार हुआ था फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन दवा है। और कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। समझे फ्रेंड्स? आपका 15वां प्रश्न है, कौन से विदेशी नागरिक माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किया था? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुड, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चौथा ऑप्शन है दीनबंधु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। समझे फ्रेंड्स? इसमें क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि वो कौन से विदेशी नागरिक है जिन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। तो उसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे 1876 ईस्वी में जो है ना माइक्रोफोन का आविष्कार हुआ था। आपका 16वां प्रश्न है, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, तो विषाणु की खोज किसने की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इवान विस्की, दूसरा ऑप्शन है ल्यूवेन हॉक, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ब्रदर्स, चौथा ऑप्शन है थॉमस। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इवान विस्की। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया फ्रेंड्स कि जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, यानी कि क्वेश्चन रहेगा आपको कि जीवाणु की खोज किसने किया था, तो बोलेंगे हम लोग ल्यूवेन हॉक। तो विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवान विस्की ने किया था। ठीक है। आपका 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1949 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1951 ईस्वी में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1951 ईस्वी में। यानी कि भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, वो 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आपका 18वां प्रश्न है, वर्तमान में हमारे संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? यानी कि अभी जो फ्रेंड्स संसद भवन में हो हल्ला जो होता है और वहाँ पे नहीं कहता है कि संशोधन बिल पास हुआ, तो उसी के आधार पर बनाया गया एक क्वेश्चन को कि वर्तमान में हमारे संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? यानी कौन सा अनुच्छेद ये ताकत यानी पावर देता है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 368, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 365, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 370। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 368। यानी कि अनुच्छेद 368 ये पावर शक्ति देता है कि संसद में जितने भी माननीय सांसदगण हैं, सब लोग वोट डाल करके अपना संविधान में संशोधन करवाया जाता है, समझे, उसके हिसाब से मत पास किया जाता है। आपका 19वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस राज्य में हुआ था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु,
दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। आपका 20वां प्रश्न है, भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है ओडिशा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। यानी भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य है जो भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं। आपका 21वां प्रश्न है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, सासाराम जिला के पहाड़ी से। दूसरा ऑप्शन है झारखंड, लातेहार जिला के छोटा नागपुर के पठार से। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, नागपुर के पठार से। चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, जबलपुर की छोटी पहाड़ी से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, झारखंड। झारखंड के लातेहार जिला के छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है और इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में यह बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है, जबकि झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड से निकलता तो सही है, लेकिन झारखंड में इतना उत्पाद नहीं मचाता है, यानी कि वहाँ ज़्यादा जन मन की हानि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बंगाल में बहुत ज़्यादा जीव जंतु मर जाते हैं बाढ़ आने से, और वहाँ के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसीलिए बंगाल को शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है इस नदी को। आपका 22वां प्रश्न है, भारत की 2 नदियाँ भागीरथी एवं अलकनंदा का पानी मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है? देखिए, इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, ठीक है। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन को समझिए और उसका आंसर दीजिएगा। तो कुल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गंगा नदी। यानी कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन करा आपको, भारत की 2 नदियाँ भागीरथी एवं अलकनंदा, ये दोनों का पानी मिल करके, इस दोनों का संगम होता है, ये दोनों मिल करके एक नया नदी का निर्माण करती है, जिसका नाम रखाया गया है गंगा नदी। यानी दोनों नदी जब मिलती है और एक तीसरा नदी जो बनती है मिल करके, उस नदी का नाम है क्या है फ्रेंड्स? गंगा नदी। यानी क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, तो बोलेंगे भागीरथी और अलकनंदा नदी का पानी मिल करके गंगा नदी का निर्माण होता है या होती है। आपका 23वां प्रश्न है, भारत की वह कौन सी नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत जो चीन के अंडर में पड़ता है फ्रेंड्स, तिब्बत में मानसरोवर वहाँ झील है, मानसरोवर झील से ही निकलती है, वहाँ उद्गम स्थल है, उसका निर्माण वहीं से होता है इस ब्रह्मपुत्र नदी की, समझे। जो वहाँ से घूमते फिरते भारत में आती है और भारत में आने के बाद बांग्लादेश होते हुए क्या है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपका 24वां प्रश्न है, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लूना 10, दूसरा ऑप्शन है लूना 9, तीसरा ऑप्शन है अपोलो 11, चौथा ऑप्शन है अपोलो 10। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लूना 10। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, जरा गौर से समझिएगा। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा था या है, ये भी कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स। तो वो क्या हो जाएगा लूना 10 हो जाएगा, यानी उस लूना 10 भी पढ़ते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। कोई पूछेगा चांद का चक्कर लगाने वाला पहला सैटेलाइट पहला उपग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा लूना 10। आपका 25वां प्रश्न है, यानी फ्रेंड्स इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। भोजन बनाने में उपयोग होने वाला गैस सिलेंडरों में कौन सा गैस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। हम लोग के घर में जो गैस सिलेंडर आता है, चाहे वो इंडियन का हो, चाहे एचपी का हो, चाहे भारत गैस हो, तो उसमें कौन से गैस का मिश्रण होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूटेन एवं प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन एवं मीथेन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन एवं मीथेन, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्यूटेन एवं प्रोपेन। हम लोग घरों में जो सिलेंडर होता है फ्रेंड्स, उसमें ब्यूटेन गैस और प्रोपेन गैस मिला होता है। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद जब गैस के पास जहाँ पे चूल्हा होता है वहाँ पहुँचता है, तो वायुमंडल से यानी कि बाहरी दुनिया से ऑक्सीजन ले करके और 3 गैस मिल करके वो आग प्रज्वलित होता है फ्रेंड्स। यानी ब्यूटेन प्रोपेन और ऑक्सीजन मिल करके आग जलता है, प्रज्वलित होता है, समझे। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जलना बंद कर देगा, नहीं जलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।